90 या 2000 बाद के दौर में एक राजपुरुष की मूर्ति जो वहीं पे थी, उसको कंकाली देवी मान लेकर लोग जनमानस में ऐसी धारणा थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वो कंकाली देवी की कलिंगम में चर्चा की थी, नहीं दिखाई पड़ती, या तो पूरी तरह खंडित हो गया होगा या कहीं अन्यत्र चला गया हो, इसकी भी संभावना। वैसे खैरागढ़ के संग्रहालय क्षेत्र की एक चामुंडा की बहुत सुरक्षित मूर्ति है। अब वो मूर्ति इसी क्षेत्र से ले जाई गई है, लेकिन जिसका जिक्र किया है वो मूर्ति संभवतः दूसरी थी, क्योंकि 90 तक वो खंडित के रूप में सीताराम शर्मा जी ने उसका वो उल्लेख किया। ये तो उत्तर गुप्त काल यानी उसमें उसी का ही मुख्यतः आता है। थर्ड पीरियड जो आता है कलचुरी काल का, तो कलचुरी काल का भी काफ़ी अवशेष सिक्के इस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है साइट से। तो रतनपुर के कलचुरियों से भी संबंध था। उत्खनन में क्या क्या मिले, इनमें रत्नदेव का स्वर्ण सिक्का, प्रतापमल देव का स्वर्ण सिक्का, प्रतापमल देव का सिक्का प्राप्त होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रतापमल देव के आते आते तक हमको रतनपुर के कलचुरियों के अवशेष नहीं मिल पाते हैं साक्ष्य, तो ये महत्वपूर्ण है। के अलावा जाजल देव, पृथ्वीदेव, रत्नदेव के ताम्र सिक्के प्रमुख हैं। इस तरह कलचुरियों से फणिनाग वंश के संबंध के स्पष्ट प्रमाण है। वर्मा महल अभिलेख से भी हम जो है 1349 ईस्वी संवत 1349 ईस्वी में भी हम जानते हैं कि रामचंद्र देव का विवाह कलचुरी कन्या मेका देवी से हुई थी, अभी संबंध पहले से स्पष्ट था। उसके अलावा जो दक्षिणी दीवाल अभिलेख में गौतम देव का जो दक्षिणी दीवाल अभिलेख है 1551 ईस्वी का 1608 संवत जो लिखा है, उसमें भी लिखा है कि रत्नपुर के किसी मांडोपति ने भोरम देव मंदिर पर हमला किया, कलश को तोड़ा और रत्नजड़ित कलश को रत्नपुर के बाहू राय ने ले गया। तो ये एक नया राजा का नाम पता चलता है। और चूंकि भोरम देव रतनपुर पास में कलचुरी ही सशक्त थे, तो ऐसा माना जाता है कि भोरम देव के फणिनाग वंशी उनके अधीन रहे होंगे। इसी कारण एक कारण और भी है, विवाह आदि का तो पता चला है, और इन्होंने कलचुरी संवत का प्रयोग किया अधिकांश शिलालेखों में, तो ये भी इसकी भी हमको पता। इसके अलावा कई मूर्तियाँ हैं स्थापत्य खंड में, उसमें भी कला का दिखाई पड़ता है। और सिक्कों के बारे में बताया मैंने, टेराकोट है, ये सब प्राप्त है। उसके बाद जो पीरियड 5 पांचवा जो पीरियड हमने बताया स्तर का, और इसके कलचुरी के बाद चौथा फड़ी नागवंशी का है। तो फड़ी नागवंशियों से भी संबंध रहा है, जो कि फड़ी नागवंशी का ही मुख्य उनको माना जाता रहा, तो पहले से ही था। ब्रह्मदेव से अधिक दूरी नहीं होने के कारण और अभिलेखों मूर्तिगत समानताओं साक्ष्यों के कारण ये भी एक कारण था। उसके अलावा जो उत्खनन से और भी सिक्के आदि प्राप्त हुए, पहली बार यानी फड़ी नागवंशियों के सिक्के प्राप्त हुए। अभी तक तो हम केवल अभिलेख से बात करते थे फड़ी नागवंश, तो स्पष्ट रूप से इसमें देखिए फड़ी नागवंश के 16वें शासक नक्कड़ देव का स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ, श्रीधर देव का रजत सिक्का ये प्राप्त हुआ, 15वें शासक यशोराज का रजत सिक्का प्राप्त हुआ। तो देखिए सिक्का प्राप्त हो जाने से और स्पष्ट हो गई, मूर्ति खंड, प्रस्तर खंड ये तो पहले से ही थे, तो ये स्पष्ट है। एक बात और आती है कि यहाँ विस्तृत नगर 4-5 मंदिरों के उत्खनन के अवशेष मिले, तो कहीं हमारा ये पचराही तो राजधानी या प्रमुख स्थल ना रहा होगा। इस बात पे थोड़ी बहुत चर्चाएं और बहसें होती है लोक मानस में।
तो बड़ा नगर था, ये तो स्पष्ट है, रहवास और बहुत सारे साइट्स हुई। लेकिन चूंकि भोरमदेव में भी 3 प्रमुख मंदिर है, प्रमुख शिलालेख भोरमदेव से प्राप्त हुए हैं, और उससे सबसे अधिक रानीगढ़ी क्षेत्र है। भोरमदेव मंदिर के दक्षिण पश्चिम में 1-1.5 किलोमीटर में 15 एकड़ का लगभग रानीगढ़ी, जहाँ तक कोदईदान तालाब है, उसका रहवास जनमानस में ही राज फैमिली का स्थान माना जाता है। वहाँ जाएंगे तो मोटे मोटे दीवार, यानी पूरे लगभग वो मुझे ख्याल से तो सकरी नदी के बाएं किनारे 1-1.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है पूरे रहवास मंदिरों के साक्ष्य रहे हैं। 2003-4 तक तो पूरा वो मैदान था, तो और दिखाई दे रहा, धीरे धीरे उसमें फार्म हाउस बनने से बहुत से साइट सब दबते चले जा रहे हैं। तो वो पूरा क्षेत्र रानीगढ़ी खासकर के जब तक उत्खनन ना हो जाए तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भोरमदेव राजधानी नहीं रहा होगा, क्योंकि वहाँ भी बड़े बड़े साइट्स हैं। दुर्भाग्य से पुरातत्व उत्खनन बहुत आसानी से नहीं हो पाते। तो ये एक बात हुई। तो ये पीरियड 5 में उनका जिक्र है। फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी का भी जिक्र है, जिसके बताने में बताया। फॉसिल्स के बारे में बता दिया। के बाद कुछ इस्लामिक पीरियड के 5 वक्त में कुछ इस्लामिक पीरियड के भी वहाँ पर सिक्का प्राप्त हुए हैं। ये बातें हुई इस्लामिक पीरियड के सिक्कों में, और कुछ अंग्रेज काल के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये उसके बाद जो अगला अध्याय है, चैप्टर है, वो बात करता है फणिनागवंशियों के संबंध के बारे में। तो ये मैंने बता दिया वही चरण में। इसके बाद जो अध्याय है वो बता रहे हैं आर्ट एंड ऑप्टिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो कला के बारे में युद्धभांड और टेराकोट्स मूर्तियाँ, कई प्रकार की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। हरिहर की, पार्वती की, शिव की, राजपुरुष की, सती स्तंभ। तो भोरमदेव की जो टिपिकल कला है, खासकर श्री सीताराम शर्मा जी ने अपनी किताब में इसका अच्छा उल्लेख किया। तो एक उसी टिपिकल कला में है। पोस्ट गुप्त कालीन कुछ डार्क जंप है संग्रहालय में, मैंने बता दिया। बौद्ध मूर्तियाँ, वहीं जैन मूर्तियाँ पार्श्वनाथ की प्राप्त हुई हैं। तो वो संग्रहालय वहाँ पटरिया के जैन मंदिर में है पार्श्वनाथ जी की मूर्ति। तो कला का तो यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं है, लेकिन पार्टिकुलर कलचूरी कला में अपनी छत्तीसगढ़ और के संदर्भ में भोरमदेव की भी क्षेत्र की अपनी कुछ जो खासियत रही हैं वो अलग अध्ययन का विषय है। उन सब के बारे में ध्यान देना की जरूरत है। कला के निश्चित रूप से अपने क्षेत्र की थोड़ी बहुत अलग विशेषताएं तो रहती हैं। तो इस सब चीज़ का इसमें चर्चा है। उसके बाद अगला जो अध्याय है एक्सप्लोरेशन में आसपास के क्षेत्रों में और कौन कौन से उन्होंने बढ़िया सर्वे किया है अतुल प्रधान जी और यादव जी ने, कि आसपास के गांव में कहाँ कहाँ पर ये फणिनागवंशी कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये किताब जो है बहुत फोटोग्राफ्स से भी युक्त है, इमेज उल्टा आता है, इसलिए किताब हमारी सलाह पढ़ना चाहिए जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में रुचि रखते हैं, खासकर भोरमदेव के इतिहास में रुचि रखते हैं, फणिनागवंशियों के इतिहास में रुचि रखते हैं। उनको पर्याप्त इसमें इस उत्खनन की जानकारी मिलेगी। तो इस तरह आज हम बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।